अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होगा। और एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स में सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन को देखेंगे टीबी का, थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे टीबी की, और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो हम आगे इनमें जो पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपीज होती हैं, सेकंड लाइन ड्रग थेरेपीज होती हैं। सेकंड लाइन पे हम नहीं स्टडी करेंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपीज में से जो मेजर होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके एसएआर को डिस्कस करेंगे और उनको हम वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एंटी-टीबी से, एंटी-टीबी एजेंट्स के एवोल्यूशन से। उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है और टीबी होता कैसे है। अच्छा, अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की और टीबी की, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बेसिकली हमारे पास एक रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है, बेसिकली जो हमारे लंग्स हैं उनका जो है वो बेसिकली डिसऑर्डर है ये बेसिकली। और ये जो है वो हमारे पास कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे पास जो है वो जो एल्विलाए होते हैं, जो एल्विलर सेक्स होते हैं, एल्विलर सेक्स जिसे हम कहते हैं, और जो एल्विलाए होते हैं उनके अंदर जाके जो है वो हमारा जो टीबी होता है बेसिकली उसका जो बैक्टीरिया होता है वो सर्क्वेस्ट कर जाता है और वहां जाके हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाता है, टीबी हो जाता है, इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये टीबी जो है वो बेसिकली एक हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है। और वो बंदा जो टीबी से इन्फेक्ट हुआ हुआ है, अगर वो अपने ड्रॉपलेट्स को जो है वो कफ करेगा बेसिकली, या तो जो है वो स्नीज करेगा, या तो जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा पर्सन से, बेसिकली कोई भी अनइन्फेक्टेड पर्सन, तो उसके नतीजे से टीबी जो है वो बेसिकली ट्रांसमिट जो है वो हो सकता है। तो अगेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जरिए होता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का मतलब ये है कि उसकी जो बनिस्बत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, इसकी जो सेल वॉल होती है उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है, हम हम बात कर चुके थे कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है और लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर। लेकिन जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो टीबी कॉज करवा रहा है, उसकी जो सेल वॉल है उसमें हमारे पास क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है, सही है। और ये माइकोलिक एसिड जो है वो क्या कहते हैं, एसिड से, ये माइकोलिक एसिड जो है वो बेसिकली यही जो है वो इस बैक्टीरिया की जो है वो खास बात है जो कि इसको डिफरेंट ड्रग्स से जो है वो रेजिस्टेंट कर रही होती है, सही है। माइकोलिक एसिड के इसमें डिफरेंट ड्रग्स जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, सही है। और सेकंड वाली बात ये है कि ये ड्रग जो है ये जो हमारे पास टीबी है ये स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करता है, एकदम से जो है वो नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है इसको होने के लिए। और ये एल्विलर जो हमारे पास एल्विलाए होते हैं उनके अंदर जाके सर्क्वेस्ट करता है और वहां पे जाके फिर जो एल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं वो इसको जो है वो हमारी बॉडी का इन्नेट इम्यून सिस्टम, और जो है वो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ इन्नेट इम्यून सिस्टम पहले एक्टिवेट होता है, वहां पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, ये जाके बेसिकली इन टीबी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जाके जो है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब मैक्रोफेजेस जो है वो फेल हो जाते हैं, टीबी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, तो वो मैक्रोफेजेस जो है वो उस टीबी को जो है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसको अपने अंदर सर्क्वेस्ट कर लेते हैं। और फिर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पर जाके बहुत सारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो है वो उस एरिया को कवर कर लेते हैं और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ग्रेन्युलोमा बना लेते हैं। और उस ग्रेन्युलोमा में बेसिकली लिम्फोसाइट्स भी मिल रहे होते हैं, सही है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ऐसे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी मिल रहे होंगे और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस भी होंगे जिनके अंदर जो है वो ये टीबी का जो है वो बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होगा। तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस होती है कि जब बंदे का चेस्ट एक्सरे जो है वो करवाया जाता है तो उसके लंग्स के अंदर, लोब्स के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ये ग्रेनुलोमा जो है वो दिख रहा होता है। तो इस तरह से डायग्नोस किया जाता है कि उसको जो है वो टीबी है, सही है। अच्छा, अब टीबी के खिलाफ जो है वो बेसिकली एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स जो है वो बनाए गए। अब एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स किस तरह से बनाए गए और किन लोगों ने बनाए गए, उनके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो सबसे पहले हमारे पास 1944 में जो है वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वॉक्समैन।
वॉक्समैन इटेल ने क्या करा, बेसिकली जो मार्केट में स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बेसिकली ऑलरेडी डिस्कवर्ड बेसिकली एक एंटीबायोटिक थी जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड से जो है वो बिलोंग करती है, एंटीबायोटिक की क्लास से, जो कि एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स को जाके इनहिबिट करती है और प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है। तो इन साहब ने, वॉक्समैन ने क्या करा, इन्होंने इस अमाइनो ग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटीबायोटिक एक्टिविटी के साथ साथ एक और एक्टिविटी को डिस्कवर किया जिसे हम कह रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी। के वॉक्समैन ने 1944 में जो है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया। उन्होंने किस तरह से काम किया, उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी को जो है वो डिस्कवर किया, जो कि ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक के तौर पे मार्केट में अवेलेबल थी एज एन अमाइनो ग्लाइकोसाइड और द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। सही है। और इनकी इस ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ने हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक बिल्कुल एक पाथ दे दी और एक जो है वो एक पैसेज दे दिया कि जिसके ऊपर चलकर लोग ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली बहुत सारी जो है वो डिस्कवरी जो है वो करने लगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो जब 1944 में हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया गया कि उसकी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है, तो उसके बाद इसी डिस्कवरीज के बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के एजेंट्स के ऊपर काम किया गया, जिनमें हमारे पास पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो है वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एजेंट डिस्कवर किया गया जिसकी जो है वो एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद थी। सही है। पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड का मतलब कि ये बेंजीन रिंग है। सही है। सैलिसाइलिक एसिड का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सही है। एन ऑर्थो टू डेट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये क्या है, ये सैलिसाइलिक एसिड है। अब वो कह रहे हैं कि सैलिसाइलिक एसिड के पैरा पे अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली लगाया गया, तो ये पैरा अमाइनो पे जो है वो मतलब इस टाइप का जो है वो कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिस्कवर किया गया, जिसकी जो है वो एंटी ट्यूबरकुल क्यूलर जो है वो प्रॉपर्टी थी। इसके साथ साथ इसी स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के बाद 1952 में एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्कवरी हुई, जो कि हमारे पास जो है वो एक प्रोटोटाइप था बेसिकली। क्या कहते हैं कि एक स्टार्टिंग जो है वो ड्रग थी ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने के लिए, जिसे हम फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी में से ये एक ड्रग डिस्कवर हुई जिसे हम आइसोनियाजिड कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स का दौर जो है वो शुरू हुआ, तो फिर उसमें एथम्ब्यूटोल आई और इसके साथ साथ फिर कुछ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स की भी डिस्कवरी हुई, जिसमें से रिफेम्पिसिन जो है वो डिस्कवर हुई। सही है। तो ये सब जो है वो एवोल्यूशन ऑफ द एंटी टीबी में आता है कि सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन आई, उसके बाद आइसोनियाजिड आई गई, फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स पे काम करना जाने लगा तो एथम्ब्यूटोल आ गई, और एथम्ब्यूटोल के बाद फिर हमारे पास रिफेम्पिन जो है वो आ गई। तो ये डिफरेंट तरह से जो है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का जो है वो एवोल्यूशन हुआ। सही है। अच्छा, अगर हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को क्लासिफाई करने पे आए तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं कि ऐसी ड्रग जो कि सिंथेटिक है, जिनको सिंथेसाइज किया गया, प्योरली सिंथेसाइज किया गया, और ऐसी ड्रग जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। तो सिंथेटिक ड्रग्स में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, एथम्ब्यूटोल है, आइसोनियाजिड है, पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड है, और एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफेम्पिन। अच्छा, रिसर्च इस बात को कहती है कि जब आप जो है वो और इसके अलावा हम इनको क्लासिफाई भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट लाइन इन एंड द सेकंड लाइन जो है वो थेरेपी के तौर पर। फर्स्ट लाइन थेरेपी के अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास जो ड्रग्स आ रही होती हैं वो कौन कौन सी आ रही होती हैं, आइसोनियाजिड आ रही होती है। सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रही होती है, रिफेम्पिन आ रही होती है, और एथम्ब्यूटोल आ रही होती है। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है। सही है। एंड बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द टीबी, टीबी की भी टाइप्स होती हैं कि एक पल्मोनरी टीबी है, सही है, और या तो हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। पल्मोनरी टीबी का मतलब ये है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो सिर्फ एल्विलाई के अंदर ही कन्फाइंड है, वो लंग्स के अंदर ही कन्फाइंड है, अभी वो दूसरे ऑर्गन्स में जाके डिसेमिनेट नहीं हुआ है। सही है। लेकिन अगर यहाँ से निकलकर ब्लड स्ट्रीम से और लिम्फ नोड से होता हुआ दूसरे ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करेगा, जिसमें ब्रेन है हमारे पास, जो है वो किडनी है हमारे पास, जो है वो बोन है, तो इन सबको जाके अफेक्ट करेगा, तो वो कौन सा टीबी कहलाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनर टीबी।
सही है। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द टीबी हम जो है वो डिफरेंट तरह का जो है वो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है वो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं उस पेशेंट को। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर किसी को पल्मोनरी टीबी है तो पल्मोनरी टीबी के लिए जो टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी होता है जिसमें हम ड्रग्स दे रहे होते हैं वो जो है वो 6 मंथ्स का होता है। सही है। और 6 मंथ से लेकर वो 9 मंथ्स तक भी जो है वो प्रोलॉन्ग जो है वो कर सकते हैं। और अगर किसी बंदे को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जैसे ब्रेन का टीबी है या कोई किडनी का टीबी है तो उसमें 1 से 2 years तक जो है ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है वो चल रहा होता है। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ड्रग्स अगर हम कोई बैक्टीरियो स्टेटिक ड्रग्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसका जो है वो बेसिकली हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास 6 मंथ्स तक होगा। और अगर हम जो है वो क्या कहते हैं कोई ट्यूबरसाइडल ड्रग्स ऐड कर देंगे तो उसका जो ड्यूरेशन होगा बेसिकली वो जब हम रिफेम्पिन ऐड कर देंगे तो वो 2 years तक हम उसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये बात कर ली। सही है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हम इनको जो है वो 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट लाइन थेरेपी और एक सेकेंड लाइन थेरेपी। फर्स्ट लाइन थेरेपी में हमारे पास आइसोनियाजिड आ रही होती है, एथम्ब्यूटॉल आ रही होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रही होती है, रिफेम्पिन आ रही होती है और जो है वो पायराजिनामाइड हो रही होती है। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है जो हम 6 मंथ्स तक जो है वो उस पेशेंट को या 9 मंथ्स तक जो है वो उस पेशेंट को दे रहे होते हैं। और ये जो थेरेपी होती है ये हमारे पास मायरिन इनके नाम से एक टेबलेट आती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं ये सारी चारों दवाएं, आइसोनियाजिड, एथम्ब्यूटॉल, रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरली अवेलेबल नहीं होती, इसको हम आईवी की फॉर्म में जो है वो उस पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। सही है। तो मायरिन जो है वो दे रहे होते हैं या फिर मायरिन पी फॉर्ट के नाम से भी आती है कि उसमें थोड़ी सी इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्या कहते हैं हमारे पास टाइप ऑफ द टीबी हम जो है वो उसको पेशेंट को ये रिकमेंड कर रहे होते हैं। अगर किसी पेशेंट का वेट 70 kg तक का है तो इनकी 5 टेबलेट्स दी जा रही होती हैं। अगर किसी का 60 से अराउंड जो है वो 55 से लेकर जो है वो 65 तक का वेट होता है तो उनके अंदर ये 4 टैबलेट्स दी जा रही होती हैं। और अगर किसी का 55 से जो है वो कम होता है या 50 के अराउंड होता है तो उनको 3 टैबलेट्स जो है वो दी जा रही होती हैं। तो ये इसका जो है वो ये है। सही है। और ड्यूरेशन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर हमने ये भी बात की थी कि रिसर्च इस बात को इंडिकेट करती है कि आप जब भी, क्योंकि टीबी जो है वो बेसिकली स्लोली जो है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है और ये एक इमर्जिंग बैक्टीरिया है कि ये रेजिस्टेंट भी होता है बहुत सारी ड्रग्स से। और अगर आप कोई सिंगल ड्रग इनमें से देंगे तो ये उसके खिलाफ जो है वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंट जो है वो डेवलप कर सकेगा। और बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो डायरेक्टली उसके अंदर जो है वो परमिएट नहीं कर सकती, ये माइकोलिक एसिड से जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सकती। तो रिसर्च ये कहती है कि आप जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करेंगे 2 या फिर 2 से ज्यादा एंटी टीबी ड्रग्स का। तो जर्नल मेडिकल प्रैक्टिस में भी और जो है वो ये बात जो है वो क्या कहते हैं और रिसर्च के जरिए ये बात भी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कंक्लूड की गई है और इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है कि जब भी आप टीबी की ये रेजिमेन बनाएंगे, टीबी की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स देंगे उनमें आप 2 से ज्यादा जो है वो ड्रग्स जो है वो आप उसको एडमिनिस्टर करेंगे। सही है। तो हमारे पास मोस्टली जो है वो क्या कहते हैं अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो मोस्टली आइसोनियाजिड का कॉम्बिनेशन जो है वो एथम्ब्यूटॉल का कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जा रहा होता है विद और विदाउट द स्ट्रेप्टोमाइसिन। सबसे पहले जो है वो प्रीवियस क्लिनिकल स्टडीज में जो है वो आइसोनियाजिड और एथम्ब्यूटॉल को दे रहे थे एक साथ भी या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ भी। पहले इसको जो है वो प्रेफर्ड चॉइस थी पहले जब हमारे पास रिफेम्पिन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन रिफेम्पिन के डिस्कवर होने के बाद ड्रग रेजिमेन से स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटाकर रिफेम्पिसिन को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि सिर्फ इतनी बात ये है कि पहले आइसोनियाजिड और एथम्ब्यूटॉल प्रेफर्ड की जाती थी स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ या अलोन। सही है। पहले ये प्रेफर्ड की जाती है, लेकिन जैसे ही रिफेम्पिन जो है वो मार्केट के अंदर डिस्कवर हुई तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटाकर रिफेम्पिसिन को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। सही है। अच्छा, अब टीबी की जो फर्स्ट लाइन थेरेपी में जो हमारे पास ड्रग्स आ रही होती है उनमें मैं पहले ही बात की, आइसोनियाजिड होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, सही है, एथम्ब्यूटॉल होती है, सही है, और हमारे पास होती है पायराजिनामाइड होती है, और ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो और रिफेम्पिन होती है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी में दी जा रही होती है। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। सही है। और इस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अंदर
जो है वो हम क्या करते हैं, हम फिर सेकंड लाइन ड्रग थेरेपी जो है वो दे रहे होते हैं। और सेकंड लाइन ड्रग थेरेपी में हमारे पास जो ड्रग्स आ रही होती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? दे आर द पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड, जिसे हम पैज भी कहते हैं, सही है। कैप्रियोमाइसिन दे रहे होते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हम एनामाइसिन, एमेकासिन है, कैनामाइसिन है, और फ्लोरोक्विनोल्स जो है वो दी जा रही होती हैं हमारे पास सेकंड लाइन ड्रग थेरेपी के तौर पे, सही है। और अगर कोई बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर फ्लोरोक्विनोल से जो है वो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंट हो जाए, या किसी भी फर्स्ट लाइन थेरेपी में जो हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे उनसे अगर रेजिस्टेंट हो जाए, तो वो कौन से में कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के अंदर। और एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जो ट्रीटमेंट में हम दे रहे होते हैं वो हमारे पास लिंजियोलेड होती है, डेप्सोन होती है, ये हम जो है वो उसके अंदर जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं उस पेशेंट को, सही है। और अभी एक न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंगली भी एक नई ड्रग जो है वो डिस्कवर की गई है, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई थी, जिसे हम जो है वो क्लिंगामाइसिन जो है वो कह रहे होते हैं, क्लिंगामाइसिन ए। ये जो है वो बेसिकली एक नई ड्रग है जो कि टीबी के लिए बहुत इफेक्टिव जो है वो शो हुई है रिसर्च के अंदर, सही है। तो अभी फिलहाल कोई इतना इसके ऊपर जो है वो मार्केट अप्रूवल नहीं आया या कोई बल्क स्टेज पे नहीं बनी है। अब सबसे पहले हम जो ड्रग डिस्कस करेंगे, जिसके एसएआर को, जिसकी केमिस्ट्री को, जिसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, तो वो ड्रग जो है वो बेसिकली कौन सी है? दैट इज द आइसोनियाजिड, सही है। आइसोनियाजिड, आईएनएच इसका जो है वो निमोनिक है, सही है। आइसोनियाजिड जो है वो क्या कहते हैं, एक फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी के तौर पे, फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी जो होती है बेसिकली उसके अंदर जो है वो बेसिकली सबसे पहला एजेंट जो है वो कौन सा है? वो है आइसोनियाजिड। ये प्राइमरी ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। और आइसोनियाजिड को अगर हम केमिकली देखें तो एक ये सिंथेटिक ड्रग है, सही है। और हमने किस तरह सिंथेसाइज की? हमने निकोटिनामाइड से जो है उसको सिंथेसाइज किया, सही है। अब सबसे पहले हम निकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर देते हैं, सही है। ये हमारे पास जो है वो निकोटिनामाइड है, ये एक बेंजीन रिंग है, सही है। और इसके यहाँ पर हमारे पास अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि केमिकली जो है वो निकोटिनामाइड से जो वो सिंथेसाइज हुई है। और किस तरह से सिंथेसाइज हुई है? ये इस तरह से सिंथेसाइज हुई है कि जो बेंजीन रिंग लगा हुआ था उसको हमने हटाकर क्या लगा दिया? पायरिडीन रिंग जो है वो वहां पर अटैच कर दिया। अभी आप नीचे आइसोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये बात वहां से जो है वो कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं कि ये जो आइसोनिक एसिड है बेसिकली ये जो है वो एक बैक्टीरिया साइडल एक्शन पोजेस करती है। बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो किस स्टेज में मौजूद है। अगर बैक्टीरिया अपने आप को कंटिन्यूसली डिवाइड करता चला जा रहा है, सही है। और अगर हमने उस केस में आइसोनियाजिड को दिया तो आइसोनियाजिड क्या करेगी? वो उस रेप्लिकेटिंग स्टेज में जो है वो बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ को रोकेगी और बैक्टीरिया साइडल एक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करा, डोरमेंट स्टेज में, सेमी डोरमेंट स्टेज में, अगर वहां जाके अटैक करेगी उस स्टेज पे, तो वो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, सही है। तो यहाँ पे आके हमने ये वाली जो है वो भी बात की है। अच्छा जी, तो हमने ये बात की थी कि डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो जो बैक्टीरिया है वो किस स्टेज पे है। अगर वो रेप्लिकेटिंग स्टेज पे वो अपने आप को कंटिन्यूसली डिवाइड करता चला जा रहा है, तो उस केस में हमारे पास जब हम ये ड्रग देंगे तो वो जो है वो बैक्टीरिया साइडल एक्शन परफॉर्म करेगी। और अगर वो डोरमेंट स्टेज में है, सोया हुआ है, सिर्फ प्रेजेंट है, डिवाइड नहीं कर रहा है, या कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं, सेमी डोरमेंट स्टेज में, तो उस केस में अगर हम देंगे तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। अब ये अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम ये क्या करती है, ये जो है वो एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल वॉल को जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कर रही होती है? आल्टर कर रही होती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी किस वजह से जो है वो आ रही होती है। हमने बात की थी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है कि उसकी सेल वॉल के अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास जो है वो माइकोलिक एसिड की जो है वो एक प्रॉपर्टी जो है वो आ रही होती है। माइकोलिक एसिड जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है। और ये माइकोलिक एसिड ही जो है वो बेसिकली एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ये एसिड को जो है वो बेसिकली हमारे पास रेजिस्ट कर रहा होता है, सही है। तो
ये जो ड्रग होती है आइसोनियाजिड, वो क्या करती है, वो जो है वो एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी जो होती है सेल वॉल की, उस पे जाके जो है वो अटैक करती है और उसको ऑल्टर कर देती है बेसिकली, यानी कि सेल वॉल की सिंथेसिस या माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को जो है वो रोक देती है ताकि सेल वॉल सिंथेसाइज ना हो पाए। और जब सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगी तो सेल डेथ जो है वो हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ने की वजह से। अच्छा, हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास जो है वो आइसोनियाजिड जो है वो बेसिकली क्या थी, निकोटीनामाइड का जो है वो पायरिडीन डेरिवेटिव थी। तो आप ये देखें, ये पायरिडीन रिंग है, सही है। निकोटीनामाइड में क्या था, कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप था, सही है, एक कार्बोनाइल ग्रुप था, सही है, और NH2 ग्रुप था, सही है। और NH2 ग्रुप के, ये NH2 ग्रुप था, सही है। और यहाँ पर इसके साथ एक जो है वो बेंजीन रिंग लगी हुई थी, लेकिन आइसोनियाजिड में क्या है, इस बेंजीन रिंग को हटा के हमने क्या लगा दिया, पायरिडीन रिंग लगा दिया। और अमाइड ग्रुप पे भी हमने जो है वो मॉडिफिकेशन कर दी। और अमाइड ग्रुप पे हमने क्या किया, हमने जो है वो एक हाइड्रोजीन ग्रुप जो है वो लगा दिया, सही है। अच्छा, इस आइसोनियाजिड के बहुत सारे डिफरेंट नेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड कह रहे होते हैं बेसिकली। ये हमारे पास ये वाला पार्ट की वजह से इसको निकोटिनिक एसिड कह रहे होते हैं, क्योंकि सम पार्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल रहा होता है, और इसकी वजह से इसको हाइड्राजाइड कह रहे होते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास इसको पायरिडीन, सही है, इसके पैरा पे क्योंकि ये लगा हुआ है तो 4 कार्बो हाइड्राजाइड, इससे जो है वो, इससे ये भी जो है वो कह रहे होते हैं, सही है। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से अपना जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, सही है। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइसोनियाजिड किस तरह से माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को जो है वो रोक रही होती है। तो क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है, इसका जो प्रपोज मैकेनिज्म है, रिसर्च से इसका जब प्रपोज मैकेनिज्म जो है वो देखा गया, तो उसमें ये बात की गई कि जब आइसोनियाजिड जो होती है बेसिकली वो एक प्रोड्रग है, कि वो सबसे पहले अपने एक एक्टिव मेटाबोलाइट में जो है वो कन्वर्ट होती है। जब आइसोनियाजिड को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये आइसोनियाजिड क्या करती है, जो कि एक प्रोड्रग है, सबसे पहले वो जो है वो क्या करती है, वो जो है वो एक्टिवेट होती है बाय अ एंजाइम नोन एज कैट जी, सही है। इस कैट जी का दूसरा नाम क्या है, कैटिलेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम, सही है। और ये जो कैटिलेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ये ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ये उस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तभी मैंने कहा था कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, आपको इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, ये आसान नहीं होता कि कोई भी ड्रग जो है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर जो है वो चले जाए, सही है। तो आइसोनियाजिड जो है वो बेसिकली कैटिलेज पेरोक्सीडेज एक एंजाइम जो कि एंडोजीनियस एंजाइम यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मौजूद है, ये उसके जरिए जो है वो एक्टिवेट होती है। और एक्टिवेट होने के बाद इसके अंदर जो है वो क्या होता है, आइसोनिकोटिनिक एक आइसोनियाजिड से जो है कन्वर्ट हो जाती है आइसोनिकोटिनिक एल्डिहाइड के अंदर, सही है, आइसोनिकोटिनिक एसिड के अंदर और आइसोनिकोटिन अमाइड के अंदर। इन तीनों चीजों में जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है। जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजीन ग्रुप लगा हुआ था, क्या था, NH, सही है, और NH2, सही है। अब क्या हो रहा है, इस पे जो है वो ये एंजाइम जो है वो काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये या तो जो है वो बेसिकली इस पूरे ग्रुप को हटा रहा है, और यहाँ इस पूरे ग्रुप को हटाने की वजह यहाँ पे H लेके आ रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, आइसोनिकोटिनिक एल्डिहाइड, सही है। या तो जो है वो क्या कर रहा है, NH और NH2 को हटा के OH ग्रुप ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से आइसोनिकोटिनिक एसिड बन रहा है। और यहाँ तो हमारे पास NH ग्रुप के अंदर ही जो है वो बेसिकली एक हाइड्रोजन को ऐड करके क्या बना रहा है, आइसोनिकोटिन अमाइड, सही है। तो सबसे पहले क्या होता है, आइसोनियाजिड एक प्रोड्रग है, वो जाके पहले जो है वो कैटिलेज पेरोक्साइड या कैट जी एंजाइम के जरिए जो है वो एक्टिवेट होती है, और उससे फिर हमारे पास आइसोनिकोटिनिक एल्डिहाइड बनता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड बनता है, आइसोनिकोटिन अमाइड बनता है, सही है। ये तीन जो है वो चीजें बन रही होती हैं, सही है। और फिर ये जो बेसिकली हमारे पास तीनों चीजें बनती हैं, ये तीनों चीजें आगे जाके फर्दर जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या करती हैं, बेसिकली ये जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होती हैं अपने रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर, सही है। यानी कि ये आगे जाके जो है वो रेडिकल्स जो है वो फॉर्म करती हैं, रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स में जो है वो कन्वर्ट होती हैं। ये देख रहे हैं आप, आइसोनिकोटिन एल्डिहाइड है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो ये रेडिकल बन गया, सही है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रुक गया, ये रेडिकल बन गया। इसी तरह से आइसोनिकोटिनिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये हाइड्रोजन निकल गया और इसकी जगह आके ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया, तो ये इसका एक रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ये बहुत अनस्टेबल और रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह से ये जो है वो यहाँ पे इस तरह जो है वो बन गया, सही है। ये जो तीनों अपने जो है वो क्या कहते हैं, पहले आइसोनियाजिड जो है वो इन तीनों में कन्वर्ट हुई, इन तीनों से फिर हमारे पास
रिएक्टिव जो है वो इंटरमीडिएट्स बने, जिन्हें हम जो है वो आइसोनिकोटिनवाइल रेडिकल्स जो है वो कह रहे होते हैं। सही है। अब क्या होता है, अब ये पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो ये रेडिकल्स बनते हैं, तो हमारे पास आइसोनियासिड जो है वो बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो आ जाती है। और फिर ये एक्टिवेटेड फॉर्म हमारे पास जो बैक्टीरिया में एंजाइम होता है, जिसे हम INHA कह रहे होते हैं, वो एंजाइम INHA कह रहे होते हैं, वो एंजाइम जो कि हमारे पास बैक्टीरिया सेल के अंदर माइकोलिक एसिड्स की सिंथेसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो सिंथेसाइज हो सके। तो ये जो एक्टिवेटेड आइसोनियासिड के जो रेडिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जाके उस माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को जो है वो रोक रहे होते हैं। किस तरह से रोक रहे होते हैं? बेसिकली आइसोनियाजिड ए एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करके। सही है। अब आइसोनियाजिड ए एंजाइम क्या कर रहा होता है? आइसोनियाजिड ए एंजाइम जो है वो बेसिकली हमारे पास माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस जो है वो कर रहा होता है। सही है। अब ये जो आइसोनियाजिड ए एंजाइम है, इसको जो है वो बेसिकली NADH की जो है वो जरूरत होती है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को जो है वो करवाने के लिए। तो अब क्या होता है, अब किस तरह से ड्रग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है? वो डायरेक्टली आइसोनियासिड जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, वो डायरेक्टली इस एंजाइम से जाके बाइंड नहीं करती। वो क्या करती है, वो जो है वो NADH के साथ जाके बाइंड करती है और NADH को जो है वो एसाइलेट कर देती है। क्योंकि ये जो सारे रेडिकल्स बने हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जाके जो NADH होता है उसको एसाइलेट कर देते हैं। और जब NADH की एसाइलेशन होती है, तो NADH जो है वो अवेलेबल नहीं होता बेसिकली एंजाइम के लिए। एंजाइम जो है वो बेसिकली NADH के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और जब NADH एंजाइम के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता। और जब एंजाइम काम नहीं कर पाता, तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाती। और जब माइकोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं हो पाता, तो हमारे पास जो है वो सेल वॉल की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। और जब सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। इस तरह से ये पूरा जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो वर्क जो है वो हो रहा होता है कि आइसोनियासिड था, उसने कैटजी एंजाइम या कैटिलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम के बाद हमारे पास अपने जो है वो कुछ एसाइलेटिंग इंटरमीडिएट्स बनाए। और इसमें मैग्नीज आयन की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसाइलेटिंग इंटरमीडिएट्स ने जाके जो NADH था, जो आइसोनियासिड जो INHA एंजाइम को जो है वो चाहिए था, उसको जाके जो है एसाइलेट कर दिया। NADH जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे पास माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस जो है वो रुक गई। इस NADH ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया। एसाइलेट होने के बाद इसका रोल जो है वो खत्म हो गया, ये अपना किरदार नहीं निभा पाया। सही है। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली हमारे पास माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस जो है वो रुक रही होती है। अब हम इसके SAR पे आते हैं। सही है। तो हमने बात की कि हमारे पास अगर हम आइसोनियाजिड को देखें, तो हमारे पास जो है वो जब आइसोनियाजिड की डिस्कवरी जो है वो हो रही थी, तो इस बात को जो है वो देखा गया कि हमारे पास, क्योंकि आइसोनियाजिड बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट थी, तो साइंटिस्ट ने ये बात की कि चलो हम प्रोडक्ट को एक्टिव ड्रग में जो कन्वर्ट करके देना शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो हमने क्योंकि बात की थी कि आइसोनियाजिड बॉडी में जाने के बाद आइसो और निकोटिनिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही थी, आइसो निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रही थी, और आइसो निकोटिन अमाइड में कन्वर्ट हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो है वो आइसोनियाजिड के जो है वो डेरिवेटिव बनाना शुरू किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने निकोटिन एल्डिहाइड के डेरिवेटिव बनाए, आइसो निकोटिनिक एल्डिहाइड के डेरिवेटिव बनाए, और जो है वो आइसो निकोटिनिक एसिड के डेरिवेटिव बनाए। सही है। इन सबको बनाया और इनको जो है वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट किया। तो उन सब में से डेरिवेटिव्स में से उन्होंने ये बात देखी कि जो आइसोनियाजिड हाइड्रोजोन्स थे, सही है, जो आइसोनियाजिड, इन सारे डेरिवेटिव्स में से जो उन्होंने बनाए और टेस्ट किए और इन्वेस्टिगेट किए, तो उन्होंने इस बात को देखा कि जो आइसोनियाजिड हाइड्रोजोन था, आइसोनियाजिड हाइड्रोजोन का मतलब क्या है कि आइसोनियाजिड का पूरा स्ट्रक्चर है, सिर्फ जो लास्ट में जो NH2 ग्रुप था, उसके एक एच को हटाकर उन्होंने जो है वो यहाँ पे एक ब्रांचिंग जो है वो ऐड कर दी। CH और R जो है वो कार्बन जो है वो ऐड कर दिया, और N के दरमियान और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड को जो है वो ऐड कर दिया। वहां पे क्या था, वहां पे NH था और NH2 था। सही है। उन्होंने इस NH2 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे जो है वो एक कार्बन को ऐड कर दिया, और इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो ऐड कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर हम एक सब्स्टिट्यूशन भी जो है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सारे डेरिवेटिव्स बनाए। उन डेरिवेटिव्स में से आइसोनियाजिड हाइड्रोजोन जो है वो एक ऐसा डेरिवेटिव बना। उन्होंने ये बात देखी कि आइसोनियाजिड हाइड्रोजोन बॉडी में जाने के बाद वापस से आइसोनियाजिड को जो है वो रिलीज करता है।
ये उनको एक प्लस पॉइंट मिला, लेकिन उनके साथ साथ ये भी उनको एक बात पता चली कि आइसोनियाजिड हाइड्राजोन तो चलो आइसोनियाजिड को रिलीज कर रहा है, सही है, जो हमारा मोटिव है वो तो अचीव हो रहा है, लेकिन ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसकी वजह से जीआरटी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, सही है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि हमें सिर्फ जो है वो सिर्फ हम आइसोनियाजिड ही जो है वो दे सकते हैं, हम उसका कोई और डेरिवेटिव जो है वो सिंथेसाइज करके नहीं दे सकते। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। पहले तो मैंने रीजन बता दिया कि जब उन्होंने आइसोनियाजिड के डेरिवेटिव्स बनाए तो उसमें से एक डेरिवेटिव था आइसोनियाजिड हाइड्राजोन। तो उन्होंने ये देखा कि आइसोनियाजिड हाइड्राजोन बॉडी में अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है आइसोनियाजिड को रिलीज करके, तो उन्होंने अपने टारगेट को तो अचीव कर लिया, लेकिन साइड बाय साइड उन्होंने ये भी देखा कि जब हमने, क्योंकि इस ड्रग को सिंथेटिक फॉर्म में जो है वो बनाया है, तो ये जीआईटी के अंदर जो है वो बहुत अनस्टेबल है। इस वजह से उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि हम आइसोनियाजिड के डेरिवेटिव्स नहीं बना सकते, उनको और जो है वो नहीं दे सकते, हम सिर्फ आइसोनियाजिड को ही जो है वो दे सकते हैं। हम आइसोनियाजिड हाइड्राजोन को नहीं दे सकते, हम निकोटिन एल्डिहाइड के डेरिवेटिव बना के नहीं दे सकते, हम सिर्फ आइसोनियाजिड ही को एज अ ड्रग जो है वो यूज कर सकते हैं टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन हम आपके डिस्कस करेंगे। अब हम आइसोनियाजिड का जो है वो एसएआर जो है वो डिस्कस करते हैं। हमने बात की थी कि आइसोनियाजिड जो है वो बेसिकली हम इसको आइसोनिकोटिनिक हाइड्राजीन हाइड्राजाइड भी कह रहे होते हैं, इसको हम जो है वो इसको जो है वो क्या कहते हैं आइसोनिकोटिनिक हाइड्राजाइड भी कह रहे होते हैं, इसके अलावा हम इसको जो है वो पायरिडीन 4 कार्बो हाइड्राजाइड भी कह रहे होते हैं। तो इसका एसआर ये कहता है कि पायरिडीन रिंग जो है वो इसकी ट्यूबरकुलोसिस एक्टिविटी के लिए जो है वो ट्यूबरकुलेंट एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हाइड्राजीन ग्रुप है इसकी पोजीशन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन हाइड्रोजीन के अंदर जो है वो दोनों और नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने ये बात जो है वो यहाँ से पता लगाई कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो टर्मिनल नाइट्रोजन पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अल्काइल ग्रुप पे, तो कंपाउंड जो है वो एक्टिव होंगे, सही है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन नंबर 1 के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो बेसिकली जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एसएआर क्या कंक्लूड करता है कि पायरिडीन रिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्यूबरकुलेंट एक्टिविटी, हम पायरिडीन रिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और हमने भी बात की कि हाइड्रोजीन जो ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से 4 पोजीशन से हम उसको कहीं और नहीं भेज सकते। और हमने बात की कि we can do the substitution on nitrogen number 2 or the terminal nitrogen with the 2 alkyl groups, सही है, so that will give our the active compounds, but if we substitute the alkyl group on the nitrogen number 1 it will destroy the activity, सही है। तो इसी वजह से हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास जो है वो आइसोनियाजिड के जो डेरिवेटिव्स हैं हम उनको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब जो डेरिवेटिव्स बनाए गए और आइसोनियाजिड से जब उनको कंपेयर किया तो आइसोनियाजिड की एक्टिविटी उन डेरिवेटिव से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है वो हम आइसोनियाजिड को ही एज अ ड्रग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स को नहीं इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि आइसोनियाजिड की एक्टिविटी ज़्यादा है उनके डेरिवेटिव्स से, और उनके डेरिवेटिव्स अनस्टेबल हैं जीआरटी के अंदर। ऑल्दो वो आइसोनियाजिड को ही रिलीज करें, लेकिन अनस्टेबिलिटी की वजह से और उनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, सुपीरियर नहीं होती आइसोनियाजिड से, तो इसलिए हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे आके हमने पहली ड्रग को जो है वो अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, उसके एसआर को डिस्कस किया। अब हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह से बॉडी में आइसोनियाजिड जो है वो मेटाबोलाइज जो है वो हो रही होती है, सही है। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि आइसोनियाजिड को जो है वो मेटाबोलाइज करवाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो कौन सा एंजाइम होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, सही है। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये नाइट्रो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एन पे, सही है। और ये एन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, यही जो है वो आइसोनियाजिड की जो है वो हेपेटिक एसिटाइलेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, या मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही है। अब ये आइसोनियाजिड है, सही है। आइसोनियाजिड जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली बॉडी में जा रही है, लिवर में जाने के बाद क्या हुआ, लिवर में जाने के बाद हमारे पास एसिटाइल ट्रांसफरेज या एन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया, ये जो नाइट्रोजन था टर्मिनल का, सही है, इसके ऊपर इसने क्या किया, नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे क्या ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, सही है। जिसकी वजह से हमारे पास जो आइसोनियाजिड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एन एसिटाइल आइसोनियाजिड में जो है वो कन्वर्ट हो गई, सही है। एक हाइड्रोजन को हटाकर एसिटाइल ग्रुप लगा दिया और एन एसिटाइल आइसोनियाजिड जो है वो फॉर्म हो गई। इसके अलावा एन एसिटाइल आइसोनियाजिड
इट के साथ साथ जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं और भी जो है वो चीज़ें यहाँ पे बन रही होती हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हम जिसे जो है वो ये एन एसिटाइल आइसोनियाजिड को जो है वो हम एन एसिटाइल हाइड्राजीन भी जो है वो कह रहे होते हैं कि जो हाइड्राजीन ग्रुप था उस पे जो है वो एसिटाइल ग्रुप जो है वो लग गया। सही है। अच्छा, अब ये जो एन एसिटाइल हाइड्राजीन जो बना है या एन एसिटाइल आइसोनियाजिड जो बना है, ये बॉडी में जाने के बाद जो है वो क्या होता है, इसमें से जो हाइड्राजीन ग्रुप होता है बेसिकली वो जो है वो रिमूव हो जाता है। सही है। हाइड्राजीन ग्रुप इससे निकल जाता है और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो आइसोनिकोटिनिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सही है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये जो आइसोन एन एसिटाइल आइसोनियाजिड है या एन एसिटाइल हाइड्राजीन है, इसको एक ही कहते हैं। सही है। ये क्या कर रहा है, ये जो है वो फर्दर फिर आगे जाके कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली हमारे पास जो है वो ये फर्दर जो है वो बेसिकली हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल हाइड्राजीन में। सही है। एसिटाइल हाइड्राजीन का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट जो है वो बेसिकली ये जो है वो अलग हो जाता है और ये जो ग्रुप है ये जो है वो अलग हो जाता है। सही है। ये जो एन एसिटाइल आइसोनियाजिड है, सही है, ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एसिटाइल हाइड्राजीन के अंदर। सही है। एसिटाइल हाइड्राजीन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो बेसिकली पूरा अलग हो गया। ये देखें आप, एसिटाइल ग्रुप और हाइड्राजीन ग्रुप, और ये वाला पार्ट जो है वो ये अलग हो गया और इसने क्या बना लिया, आइसोनिकोटिनिक एसिड बना लिया। सही है। अच्छा, यही जो एसिटाइल हाइड्राजीन है, ये हाइड्राजाइड जिसे हम कह रहे हैं एसिटाइल हाइड्राजाइड, यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करने के लिए। हमने पढ़ा था ना क्लिनिकल फार्मेसी में कि हमारे पास जो आइसोनियाजिड होती है वो जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर होती है और वो जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा रही होती है। वो हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों करवा रही थी, क्योंकि वो विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी जो है वो करवा रही होती है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ साथ ये हेपेटाइटिस और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी जो है वो करवा रही होती है। वो हेपेटोटॉक्सिसिटी क्यों आती है, क्योंकि ये एसिटाइल हाइड्राजाइड एक इसका मेन मेटाबोलाइट होता है जो हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एसिटाइल हाइड्राजाइड जो है वो लिवर के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। उन एंजाइम से ये फर्दर मेटाबोलाइज होता है और कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो है वो फॉर्म करता है और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो लिवर के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको जो है वो एसाइलेट करवा देता है और फिर लिवर नेक्रोसिस में जो है वो रोल प्ले जो है वो कर रहा होता है। सही है। इसीलिए आइसोनियाजिड जो है वो अपनी जो है वो टॉक्सिसिटी इस तरह से जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ एसिटाइल हाइड्राजाइड जो है वो डाई एसिटाइल हाइड्राजाइड में कन्वर्ट होता है कि सिर्फ एक इस साइड पे एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ हुआ था, अब इस साइड पे भी एक एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ हुआ है, यहाँ पर भी एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ हुआ है, तो ये डाई एसिटाइल हाइड्राजाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये डाई एसिटाइल हाइड्राजाइड जो है वो बेसिकली एसिड लेबाइल होते हैं और ये एसिड लेबाइल होने की वजह से जो डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरेट और पायरुवेट के साथ जो है वो बेसिकली हमारे पास मिलके बन रहे होते हैं, लेकिन ये ब्लड में इतने ज्यादा नहीं पाए जाते और ये जो है वो ब्लैडर में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वहीं से जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसी वजह से जो है वो इससे जो है वो ये जो है वो बेसिकली यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, ये भी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन ये जो है ये एसिटाइल हाइड्राजाइड और एन एसिटाइल आइसोनियाजिड या एन एसिटाइल हाइड्राजीन जिसे हम कह रहे होते हैं, ये दोनों मेटाबोलाइट्स जो है वो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब कुछ लोगों में जो है वो बेसिकली एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसके अंदर कुछ जो है वो जेनेटिक चेंजेस आ रही होती हैं। सही है। और इन्हीं जेनेटिक चेंजेस की वजह से हमारे पास जो है वो हम कुछ लोगों को जो है वो स्लो एसिटाइलेटर्स कह रहे होते हैं और कुछ लोगों को जो है वो हम फास्ट एसिटाइलेटर्स कह रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम। ऐसे लोग जिनके अंदर एन एसिटाइल ट्रांसफरेज की या नेट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, तो ऐसे लोग जो है वो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं और वो बहुत जल्दी आइसोनियाजिड को मेटाबोलाइज जो है वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर हम जो है वो डोसेज आइसोनियाजिड की डोज को जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। और जो स्लो मेटाबोलाइजर्स होते हैं, स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, उनमें जो ये नेट होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम की जो कंसंट्रेशन होती है, इन एंजाइम के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं उनके अंदर हमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आके हमने सबसे पहली ड्रग आइसोनियाजिड को डिस्कस कर लिया। अब आइसोनियाजिड के बाद हम जो है वो अपनी सेकंड ड्रग पे आते हैं जिसमें हमारे पास हम डिस्कस करेंगे एथम्ब्यूटॉल को। अच्छा,
एथम्ब्यूटॉल की अगर हम बात करें तो एथम्ब्यूटॉल जो है वो बेसिकली हमारे पास अगेन दिस ड्रग इज अ सिंथेटिक ड्रग, सही है। और एथम्ब्यूटॉल जो है वो सिर्फ बैक्टीरियोस्टेटिक है, वो बैक्टीरियासाइडल नहीं है। और एथम्ब्यूटॉल एक ऐसी ड्रग है जिसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है। मतलब इसके डिफरेंट टाइप के जो है वो आइसोमर्स होते हैं। डेक्स्ट्रो आइसोमर भी होता है, सही है, लीवो आइसोमर भी होता है, और जो है वो इसका मीजो आइसोमर भी जो है वो हो रहा होता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है वो क्या कहते हैं आइसोमर्स होती हैं। तो डिफरेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए गए इन सारी आइसोमर्स फॉर्म के ऊपर। तो टेस्ट से ये बात पता चली कि हमारे पास ये जो तीनों आइसोमर फॉर्म्स हैं इनकी जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो सिमिलर है, सही है। डेक्स्ट्रो भी सेम तरह की पोटेंशियल रखती है टॉक्सिसिटी परफॉर्म करने के लिए, लीवो का भी पोटेंशियल सेम है, मीजो का भी पोटेंशियल सेम है। लेकिन इन सब में फर्क क्या है, इन सब में फर्क ये है कि इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत डिफरेंट है। इन सब आइसोमर्स में से जो डेक्स्ट्रो आइसोमर है, सही, जो पॉजिटिव वाला आइसोमर है वो 200 टू 500 टाइम्स जो है वो ज्यादा एक्टिव है बेसिकली हमारे पास लीवो से, सही है। और डेक्स्ट्रो आइसोमर जो है वो 16 टाइम्स जो है वो मोर पोटेंट है, मोर एक्टिव है देन द मीजो। तो सबसे ज्यादा कौन सा आइसोमर इस्तेमाल होता है, डेक्स्ट्रो आइसोमर जो है वो इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये यहाँ पे इसका डिस्कस किया गया। अगर हम एथम्ब्यूटॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो एथम्ब्यूटॉल का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमारे पास कंसिस्ट कर रहा होता है इथाइलिन डाई अमाइनो ब्यूटेनॉल के ऊपर, सही है। इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब कि इसमें क्या होगा, एक कार्बन दूसरा कार्बन क्या है, डाई इमिनो का मतलब कि इसमें हमारे पास ये जो इथाइलिन चेन है इसके एक साइड पे एक अमाइन ग्रुप होगा और दूसरे साइड पे दूसरा अमाइन ग्रुप होगा। और इसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं वहां पर क्या होगा, वहां पे ब्यूटानॉल होगा। मतलब यहाँ पर भी दूसरे वाले अमाइन के साथ, दोनों अमाइन के साथ जो है वो ब्यूटानॉल ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होगा, सही है। अब किस तरह से ब्यूटानॉल, 1 2 कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन और ये OH। तो ये क्या है, इथाइलिन का मतलब क्या है, 2 कार्बन की चेन है, सही है। डाइमिनो का मतलब कि 2 कार्बन की चेन पे एक साइड पे एक अमाइनो ग्रुप है, दूसरे साइड पे दूसरा अमाइनो ग्रुप है। और ब्यूटानॉल का मतलब कि एक अमाइनो ग्रुप जो यहाँ पे मौजूद है उसके पास भी ब्यूटानॉल है और दूसरा अमाइनो ग्रुप जो यहाँ पे मौजूद है उसके पास भी जो है वो यहाँ पे ब्यूटानॉल मौजूद है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इथाइलिन डाई अमाइनो ब्यूटानॉल है जिसे हम इथम ब्यूटॉल कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा, अगर आप ये देखें तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक अल्कोहल ग्रुप जो है वो मौजूद है। और हमें पता है कि अल्कोहल जो है वो बॉडी में जाने के बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड में उसकी जो है वो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन होती है और एल्डिहाइड के बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह से जब इथम ब्यूटॉल बॉडी में जाएगी तो ये जो पूरा ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो वही सेम रहेगा, सिर्फ जहां पर OH ग्रुप मौजूद होगा, सही, ये वाला OH ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। तो पहला है मेटाबोलाइट जो है वो ये बनेगा और फिर ये एल्डिहाइड जो ग्रुप्स होंगे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और वो इसका सेकंड जो है वो मेटाबोलाइट होगा, सही है। अच्छा, अब SAR क्या कहता है, SAR ये कहता है कि इनके भी जिस तरह से हमने आइसोनियाजिड के डिफरेंट जो है वो मेटाबोलाइट्स बनाए, डिफरेंट एनालॉग्स बनाए थे, बिल्कुल इसी तरह से हमने एथम ब्यूटॉल के भी डिफरेंट जो है वो मेटाबोलाइट्स बनाए, डिफरेंट जो है वो हमने एनालॉग्स बनाए। और इस बात को जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से आइसोनियाजिड के जो एनालॉग्स थे वो आइसोनियाजिड के एनालॉग्स आइसोनियाजिड से ज्यादा एक्टिव नहीं थे, बिल्कुल इसी तरह से इथम ब्यूटॉल के भी डिफरेंट एनालॉग्स बनाए गए। और इस बात को जो है वो बेसिकली देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया कि एथम ब्यूटॉल के जो डिफरेंट हमने एनालॉग्स बनाए वो एथम ब्यूटॉल से ज्यादा एक्टिव नहीं थे। तो इसी तरह से हम जिस तरह से हम आइसोनियाजिड को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह से एथम ब्यूटॉल के भी हम डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एथम ब्यूटॉल को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा SAR है, वो ये SAR है कि अगर हम इस इथाइलिन डायमाइन की चेन को एक्सटेंड कर देंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम प्रोपाइलिन लगा दें, सही है, या ब्यूटाइलिन लगा दें, सही है, या तो हम ये नाइट्रो ग्रुप जो यहाँ पे मौजूद है, नाइट्रोजन ग्रुप है, इनको अगर हम जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर दें किसी और ग्रुप से, या तो हम इन नाइट्रोजन ग्रुप के साइज को बड़ा कर दें, इन पे हम कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर दें, सही है, या तो हम क्या करें, या तो हम इस अल्कोहल के जो ग्रुप्स हैं, सही है, इनकी पोजीशन को अगर हम चेंज कर दें तो इन सब काम करने की वजह से इस एथम ब्यूटॉल की जो एक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट करेगी। तो ये सिर्फ इसका एक छोटा सा जो है वो SAR है। अच्छा, हमने बात की कि डेक्स्ट्रो फॉर्म जो है वो इसकी ज्यादा जो है वो 200 से लेकर 500 टाइम जो है वो ज्यादा एक्टिव है देन द
लीवो फॉर्म, सही है। अब डेक्स्ट्रो और लीवो में क्या फर्क है, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर शो हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली किस फॉर्म का है, डेक्स्ट्रो जो है वो बेसिकली हमारे पास फॉर्म का है, जिसमें अगर आप देखें तो ये जो CH2OH ग्रुप जो मौजूद हैं, ये हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो वेज बॉन्ड की फॉर्म में जो है वो मौजूद है, सही है, यानी कि बोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लीवो फॉर्म में क्या होता है, लीवो फॉर्म में जो हमारे पास वेज बॉन्ड होता है, बेसिकली ये जो है वो डैश बॉन्ड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, सही है। डैश बॉन्ड का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके थे, बेसिकली बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर आ जाता है ये, सही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो लीवो फॉर्म होती है वो रिसेप्टर से इतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं शो कर पाती जितना ये डेक्स्ट्रो फॉर्म जो यहाँ पे बनी हुई है ये शो कर पाती। डेक्स्ट्रो फॉर्म में क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप्स होते हैं, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास वेज बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद है, और वेज बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो है वो कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स यू, इसे हम ये कह रहे होते हैं, ये बिहाइंड नहीं होते, ये टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं, जिसकी वजह से डेक्स्ट्रो फॉर्म जो है वो इजीली जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो रिसेप्टर से बाइंड जो है वो हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड ड्रग को, जो कि हमारे पास कौन सी ड्रग है, जो कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का कोई इतना बड़ा एसआर नहीं है, सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन में हमें ये बात डिस्कस करनी पड़ेगी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, और हम यही बात करेंगे कि ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को जाके जो है वो इनहिबिट कर रही होती है, और ये हमारे पास जो है वो आईवी की फॉर्म में अवेलेबल है, ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी है और एक एंटी ट्यूबरकुलिन एजेंट भी है, सही है। तो अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले जो है वो वॉक्समैन ने 1944 में डिस्कवर की थी, और ये एक एक्टिव अमाइनो ग्लाइकोसाइड थी, और इसकी जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से इसकी GIT एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत पुअर थी। जब भी ये ड्रग जो है वो ओरली नहीं दी जाती, ये ड्रग जो है वो बेसिकली IV फॉर्म में जो है वो दी जा रही थी, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होती है, सही है। अच्छा, ये साइड बाय साइड एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर तो थी, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक तो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है वो mRNA टेम्पलेट को भी जेनेटिक लेवल के ऊपर जाके भी इफेक्ट कर रही थी, mRNA टेम्पलेट को भी जो है वो रोक रही थी, और ये मेम्ब्रेन डैमेज भी जो है वो करवा रही थी, और ये जो है वो ये सारे एक्शन जो है वो इसके बैक्टीरियासाइडल एक्शन को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियासाइडल ड्रग है, आइसोनियाजिड भी एक बैक्टीरियासाइडल ड्रग है, और पायराजिनामाइड भी बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। सिर्फ हमने बात क्या की थी कि हमारे पास जो एथम ब्यूटॉल है वो जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, सही है। तो अगर हम इस स्ट्रेप्टोमाइसिन के स्ट्रक्चर को देखें तो सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप की शुगर्स होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसमें अल्फा स्ट्रेप्टोज होती है, स्ट्रेप्टोबायोसिमीन होती है, और स्ट्रेप्टेडिन होती है, सही है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की शुगर्स होती हैं जिनसे मिलकर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बन रही होती है, सही है। तो यहाँ पे आके हमने ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास दो ड्रग्स रहती हैं, पायराजिनामाइड एंड देन द रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिसिन।